अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। और ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसका टाइटल है हमारे पास मेजरमेंट्स। इसकी शॉर्ट सी हमने जो ब्रीफिंग है वो इंट्रोडक्शन टू फुल बुक फिज़िक्स में ले ली है। ठीक है, अब हम जो है वो देखते हैं कि मेजरमेंट्स बेसिकली कहते किसे हैं। मेजरमेंट्स का मतलब ही क्या होता है? किसी भी चीज़ की पैमाइश करना, किसी भी चीज़ को नापना, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को जो है वो मेजर करना। अब अगर आप ये कहें कि मेजरमेंट्स का डेली लाइफ में क्या रोल है, कि हम मेजरमेंट्स क्यों करते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप एक एग्जांपल ले लें कि आप जो है वो आपके पास आपका एक फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, और आपसे किसी ने कहा है कि आपके इस फ्रेंड की क्या हाइट है, और आपने जो है वो सिर्फ गेस से, अपने अंदाजे से जो हाइट बता दिया। आपने कहा लेट्स सपोज इसकी हाइट 4'8" फीट है। तो ये सिर्फ आपका एक अंदाज़ा था, लेकिन अगर आप क्या करते, इसमें एरर के चांसेस मौजूद हैं क्योंकि ये सिर्फ आपने खुद से गेस किया है। लेकिन अगर आप क्या करते, आप प्रॉपर वे में एक जो है वो मेजरिंग टेप यूज़ करते और अपने फ्रेंड की हाइट जो है वो नोट करते, और उससे जो आपके पास आंसर आता है लेट्स सपोज वो 5 फीट आता है, तो इसका मतलब है कि आपके जो बताने का अंदाज था वो गलत था। इसका मतलब सिंपली यहाँ पे क्या बनता है कि आपकी जो एक्चुअल हाइट थी आपके फ्रेंड की वो थी 5 फीट, लेकिन आपके अंदाजे की वजह से बताने से उसकी हाइट जो आपने बताई वो थी 4.8 फीट। तो यहाँ पे एरर जो है वो प्रोड्यूस हो गई। तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेम इसी तरह अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और आप एक शॉपकीपर को कहते हो जी कि हमें 1 kg एप्पल्स चाहिए, और वो सिर्फ अंदाजे से शॉपर बैग में 3 से 4 एप्पल्स डाल देता है, तो खुद सोचें क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट डाली होगी उसने एप्पल्स की? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने किसी भी किस्म के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं किया। तो सिंपली पता क्या चलता है, वहाँ पर भी एरर के चांसेस हैं। तो अब होगा क्या कि अगर वो शॉपकीपर एक बीम बैलेंस को या फिजिकल बैलेंस को यूज़ करते हुए एप्पल्स की प्रॉपर वेटेज करता है तो रिजल्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे। तो इस वजह से मेजरमेंट्स हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होती हैं, और फिज़िक्स के अंदर मेजरमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम फिज़िक्स के वर्ल्ड में चीज़ों को मेजर नहीं करते, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस नहीं करते, यानी वो क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल होती हैं, तब तक हम किसी भी किस्म के फ़िज़िक्स के लॉज को या फिज़िक्स की इक्वेशन को नहीं लिख सकते। क्योंकि फ़िज़िक्स के लॉज और फिज़िक्स की इक्वेशंस को स्टडी करने के लिए मेजरमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 1.1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो बेसिकली क्या है। फिज़िक्स जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है नेचर। ठीक है, अब जो ग्रीक लैंग्वेज में फिज़िक्स को लिखा जाता है वो लिखा जाता है फिजिक्स की फॉर्म में, ठीक है, जबकि जो हमारी अमेरिकन इंग्लिश होती है उसमें इसको फिज़िक्स लिखा जाता है। और यहाँ से हमें पता क्या चला कि फ़िज़िक्स का मतलब क्या है? नेचर। नेचर की स्टडी का नाम जो है वो हमारे पास फिज़िक्स है। अब सबसे पहले फिज़िक्स को जानने से पहले हमें कुछ और चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। लाइक जब आपने ये बात डिसाइड की कि आपको आगे एफएससी करनी है, ठीक है, तो एफएससी के एम को डिसाइड करते साथ आपके दिमाग में एक बात जो क्लिक की वो ये होगी कि एफएससी एक साइंस सब्जेक्ट्स की स्टडी का नाम है, ठीक है, और इसमें आपने सबसे पहले ये चीज़ सोची होगी कि अगर ये साइंस सब्जेक्ट्स की स्टडी का नाम है तो इसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे आपके पास ऑब्वियसली उसमें फ़िज़िक्स भी होगी, उसमें केमिस्ट्री भी होगी और उसमें बायोलॉजी भी होगी। तो यहीं से हमें एक बहुत सिंपल सा क्लू मिल जाता है, और वो क्लू क्या है? वो क्लू सिंपली ये है कि जो हमारी फ़िज़िक्स है वो ब्रांच है किसकी? साइंस की एक ब्रांच का नाम है। तो इसका मतलब है कि फ़िज़िक्स को इन डिटेल स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं साइंस से। साइंस बेसिकली एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, और लैटिन लैंग्वेज में इसके जो सिंपली इसका जो मतलब है वो होता है नॉलेज का। साइंस का जो मतलब है वो आ जाता है नॉलेज।
अब साइंस जो है ना वो कुछ खास स्टेप्स का नाम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करें कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों को इस दुनिया में भेजा तो हर इंसान के दिल में, जो उस टाइम के लोग थे उनके दिल में बहुत तजस्सुस था, वो जानना चाहते थे कि हमारे इर्द गिर्द तमाम फिनोमिनास क्या हैं, क्यों जो है वो दिन से रात हो जाता है, रात से दिन आ जाता है, क्यों सुबह के टाइम सूरज होता है और रात के टाइम हमें चांद नज़र आता है, क्या ज़मीन रुकी हुई है या ज़मीन मूव कर रही है। इसके अलावा उनके दिल में बहुत से सवालात पैदा होना शुरू हो गए कि जो हमारे पास आसमान पे हमें जो है वो बादल नज़र आते हैं, वो बादल कैसे बनते हैं, ज़मीन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ज़मीन जो है वो गोल है या उसकी जो शेप है वो एलिप्टिकल है। तो वो बहुत से क्वेश्चंस इंसानों के दिमाग में आना शुरू हुए और ये सवाल उनके दिमाग में जब आना शुरू हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत गौर फिक्र करनी शुरू कर दी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पे, यानी उन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर जो है वो ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दी, चीज़ों का मुशाहिदा करना शुरू कर दिया। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है स्टडीज़ में, यानी सबसे पहले इंसानों ने जो काम किया वो था ऑब्जर्वेशंस करना। अब जब लोगों ने ऑब्जर्वेशंस करनी स्टार्ट की तो उनका जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए उन्होंने। उस टाइम के लोगों ने ये चीज़ देखी कि दो पत्थर हैं और दो पत्थर को आपस में रगड़ दिए, यानी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया। एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने ये परफॉर्म किया तो उसके बाद उन्होंने गौर किया कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो ओरिजिन में आती हैं और उसके रिजल्ट में एक आग यानी एक चिंगारी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो एक उन्होंने सेकेंड काम क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के बाद जो आग का प्रोड्यूस होना था वो क्या था, वो एक रिजल्ट था, ठीक है। तो किसी भी जगह पे जब हम इन तीनों प्रोसीजर्स को, तीनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स, तो जो हमारी स्टडी होती है उसको हम कहते हैं साइंस। साइंस सिंपली क्या है, साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन से निकाले जाने वाला नॉलेज है, एक्सपेरिमेंट से निकाले जाने वाला नॉलेज है और फिर उन नॉलेज को मिला के एक रिजल्ट का बन जाना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। अब साइंस के अंडर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। इसका मतलब है कि इन तमाम ब्रांचेस को हम जो है वो साइंस की ब्रांचेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इन तमाम ब्रांचेस में भी हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं वो सेम यही होते हैं। किसी भी एक ख़ास रिजल्ट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं, फिर हमें एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ते हैं और फिर हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो अगर यहाँ इन शॉर्ट हम थोड़ा थोड़ा फिज़िक्स को तो है हम इन डिटेल स्टडी करेंगे तो हम देखते हैं कि साइंस की जो बाकी ब्रांचेस हैं, लाइक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बेसिकली केमिकल्स की स्टडी का नाम है, बायोलॉजी क्या है, लिविंग थिंग्स की स्टडी का नाम है। तो ये तमाम पैरामीटर्स साइंस की स्टडी के अंडर आ जाते हैं। अब 18th सेंचुरी तक के जो लोग थे उनका ये कहना था कि साइंस की स्टडी के अंडर हम इन तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, यानी एक ही चीज़ थी साइंस, और उस टाइम इसको साइंस नहीं बल्कि इसको नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। नेचुरल फिलॉसफी को बेसिकली एक ख़ास सब्जेक्ट लिया जाता था और कहते थे कि तमाम स्टडीज़, वेदर फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, वो सब चीज़ें जो है वो नेचुरल फिलॉसफी के अंडर जो है वो स्टडी की जाती थी। लेकिन उसके बाद जो है वो टाइम चेंज होता गया और जो नॉलेज था लोगों का वो बढ़ना शुरू हो गया, जो साइंस की ब्रांचेस थी वो बढ़ना शुरू हो गई। तो जो फिजिसिस्ट थे या साइंटिस्ट थे उन्होंने साइंस को ही जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। किस तरह से डिवाइड किया, साइंस को जिन दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया वो थी, एक आ जाती हैं उसमें फिजिकल साइंसेस और दूसरी आ जाती हैं उसमें बायोलॉजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, फिजिकल साइंसेस में आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी वगैरह। और जो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं उनमें क्या क्या स्टडी आ जाती है, उसमें आ जाती हैं ज़ूलॉजी और बॉटनी वगैरह की स्टडी, यानी पौधों और जानदारों की जो स्टडी है उसको हम जो है वो सिंपली बायोलॉजिकल साइंसेस से डील कर लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारा होगा कि हम इस पूरे प्रोसीजर में एक ब्रीफ हिस्ट्री स्टडी करते हैं, ठीक है। फिज़िक्स का बेसिकली जो इनिशिएटर था या फिज़िक्स का जो एक आगाज़ था वो कहाँ से हुआ, उसके बाद हम आएंगे हिस्ट्री के बाद कि फ़िज़िक्स की बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्या होती है।
तो अगर ब्रीफली हम हिस्ट्री की बात करें तो फिज़िक्स की हिस्ट्री में कुछ साइंटिस्ट के नाम आते हैं, लाइक एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, जिसको सिंपली अरस्तु भी कहा जाता था। ये एक ऐसा साइंसदान था जिसने सबसे पहले फिज़िक्स को जो है वो स्टडी करना शुरू किया, लाइक इसने एस्ट्रोनॉमी को पढ़ा, इसने सितारों की जो है वो फिज़िक्स को समझने की कोशिश की। इसके अलावा इसका जो एक और साइंटिस्ट आता है जो कि प्लूटो है, जिसको हम अफलातून कहते हैं, ठीक है। इसने भी फिज़िक्स को जो है वो फिज़िक्स की बहुत सी डिस्कवरीज की, लेकिन इनकी जो फिज़िक्स की डिस्कवरीज थी ना, वो थी बहुत पुराने फिज़िक्स। उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज होना शुरू हुआ तो जो साइंटिस्ट थे उनकी फिज़िक्स की जो डिस्कवरीज थी वो एडवांस होना शुरू हो गई। उसके बाद जो हमारे पास साइंटिस्ट आता है वो है गैलीलियो। गैलीलियो अपने टाइम का एक बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड साइंटिस्ट था जिसने मैकेनिक्स के ऊपर बहुत सी डिस्कवरीज जो हैं वो कर दी। इसके बाद अगर हम आगे आए 17th सेंचुरी की तरफ तो हमें नाम पता चलता है न्यूटन का। न्यूटन की सबसे बड़ी डिस्कवरी आपके सामने है कि एक एप्पल के गिरने से उसने फिज़िक्स को बहुत सी नई डिमेंशंस में चेंज कर दिया। उसने ग्रेविटी के लॉज डिस्कवर किए, उसने लॉज ऑफ मोशन डिस्कवर किए, उसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखी गई। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसने फिज़िक्स के वर्ल्ड में जो है वो एक बहुत बड़ा दहलका मचा दिया, जिसको हम सिंपली आइंस्टाइन कहते हैं। इस आइंस्टाइन के दो बहुत इंपॉर्टेंट काम थे। एक काम इसका ये था कि इसने स्पेस और टाइम को डिस्कस किया, ठीक है। स्पेस और टाइम बेसिकली क्या है, स्पेस और टाइम जो है वो डायमेंशंस का नाम है, जिनको हम आगे जाके सेकेंड ईयर की बुक के अंदर जो है वो इन डिटेल स्टडी करेंगे। है यहाँ हमें पता होना चाहिए कि आइंस्टाइन की एक डिस्कवरी थी स्पेस एंड टाइम की डिस्कवरी, यानी स्पेस एंड टाइम को उसने जो है वो स्टडी किया। उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी स्टडी थी आइंस्टाइन की, वो थी इक्वेशन E = mc²। ये इक्वेशन क्या बताती है कि हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये इक्वेशन इटसेल्फ फिज़िक्स की डेफिनेशन को जो है वो एक्सप्लेन करती है। यहाँ से आप देखें तो हमें पता चलता है कि इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, E = mc², कि ये डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही है हमारी फिज़िक्स की डेफिनेशन को भी। ये जो इक्वेशन है, फिज़िक्स बेसिकली क्या है, फिज़िक्स स्टडी का नाम है मैटर की और एनर्जी की। उसके बाद फिज़िक्स की डेफिनेशन का जो सेकंड पार्ट आता है वो क्या है कि फ़िज़िक्स जो है वो एनर्जी और मैटर के दरमियान होने वाली म्यूचुअल इंटरैक्शंस का नाम है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को हमें क्या करना है, समझना है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो कंसिडर कर लेते हैं, कि जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मैटर और एनर्जी दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैटर क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। मैटर क्या है, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई अ स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैटर की हम टाइप्स देखें तो क्या क्या आ जाती हैं, सॉलिड्स आते हैं, लिक्विड्स आते हैं, गैसेस और प्लाज्मा आ जाते हैं। ये तमाम मैटर की स्टेट हैं। इसका मतलब है ये तमाम चीज़ें हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं। सॉलिड भी देखते हैं, लिक्विड्स पानी की फॉर्म में देखते हैं, गैसेस अगर आप हवा को देखें तो हवा जो है वो कम्बिनेशन है गैसेस का, और प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जो कि गैलेक्सीज, सूरज और सितारों वगैरह में हमें जो है वो इसका मटीरियल नज़र आ रहा होता है। तो मैटर हमारी पूरी दुनिया में इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। मैं एक मैटर हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो हवा है वो एक मैटर है, तो इसको सिंपली हम कहते हैं मैटर। अब एनर्जी सिंपली क्या होती है, एनर्जी जो है वो सिंपली है एबिलिटी टू डू अ वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कह देते हैं। अब अगर आप देखें कि इन दोनों की इंटरेक्शन स्टडी करनी है तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल से हम इसको स्टडी करते हैं। आप ये बात एज्यूम करें कि जो मेरा हाथ है इस टाइम ये एक मैटर है, यानी ये मैटर है ना, हम इंसान जो है वो मैटर है, और इसके ऊपर जो है वो मैं क्या करती हूँ, एनर्जी अप्लाई करती हूँ, यानी इस पे कुछ ना कुछ वर्क डन करती हूँ। ये जो मेरा दूसरा हाथ है, इसके थ्रू मैं अपने इस हाथ के ऊपर अगर एनर्जी अप्लाई करूँ तो सिंपली क्या होगा, आम अगर देखने वाला कहे तो वो सिंपली कहेगा कि हाथ मूव कर रहा है, लेकिन फिज़िक्स इस चीज़ को कहेगी कि हाथ में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास इस एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिज़िक्स की एक
टर्म का नाम है। तो फिज़िक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम किसी भी मैटर और एनर्जी की इंटरेक्शन की बात करते हैं। इसको अगर थोड़े से हायर लेवल की एग्जांपल से जो है वो रिलेट करना चाहें तो वो ले लेते हैं। आप एज्यूम करें कि सन है, सन से हमारे पास जो एनर्जी आ रही होती है, सूरज की रोशनी, वो वेव्स की फॉर्म में एनर्जी आती है, ठीक है। होती तो बेसिकली ये एनर्जी है ना। अब जैसे ही हमारी ये एनर्जी जो है वो आके फॉल करती है किसी मैटर सब्सटेंस के ऊपर, यानी ऐसी चीज़ जिसने कोई स्पेस ली हुई है। अब यहाँ मैटर हम ले लेते हैं एक सोलर पैनल। तो हो गया क्या कि सोलर पैनल जो है वो बना हुआ है किस चीज़ से, एक मैटर है, और मैटर के अंदर होंगे एटम्स, और एटम्स के अंदर मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही हमारे सूरज की रोशनी यानी एनर्जी आके टकराती है मैटर से, तो होता क्या है कि इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना भी क्या है, एक फिज़िक्स है। तो यहाँ पे हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन को जो है वो स्टडी किया। अब हम चलते हैं फ्रंटियर्स ऑफ साइंसेस की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है, इसी टॉपिक में जो पॉइंट है वो है फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। अब फ्रंटियर्स का मतलब क्या होता है? फ्रंटियर्स का सिंपली मतलब होता है बाउंड्रीज, ठीक है। बाउंड्रीज ले लें या ले लें हदें, ठीक है। किसी भी चीज़ की कितनी हद है उसको हम कहते हैं फ्रंटियर्स। तो यहाँ पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिजिक्स, यहाँ पे साइंस। तो जो हमारे पास इस टॉपिक की जो पूरी एक स्टेटमेंट है वो क्या मतलब बन रहा है कि साइंस की स्टडी की क्या बाउंड्रीज हैं या क्या हद है कि हम साइंस को जो है वो किस हद तक स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो हमारे पास पैरामीटर है वो है स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि साइंस जो है वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को स्टडी कर सकती है, और वो बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे पास कौन सी हैं, लाइक यूनिवर्स है, हमारी जो कायनात है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारी जो साइंस है या हमारी फिज़िक्स है वो कायनात जितनी बड़ी चीज़ों की स्टडी कर सकती है। उसके अलावा आजकल जो है वो रेडियो टेलीस्कोप्स बनाई गई हैं। अब रेडियो टेलीस्कोप्स क्या करती हैं? रेडियो टेलीस्कोप्स का काम होता है कि दूर दराज के एरिया से जो है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करना। अब आपको याद होगा कि 20 बिलियन साल पहले तकरीबन एक धमाका हुआ था जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग कहते हैं। जब ये बिग बैंग हुआ ना तो इससे बहुत सी जो हैं वो यानी समझ लें रेडिएशंस बाहर निकली, जिसको हम कहते हैं फायरलाइट्स। फायरलाइट्स का क्या मतलब है कि जब बिग बैंग का धमाका हुआ तो उसके नतीजे में बहुत सी रेडिएशंस जो हैं यानी लाइट की फॉर्म में रेडिएशंस बाहर की तरफ निकली। तो ये रेडियो टेलीस्कोप्स क्या करती हैं, आज के ज़माने में जिनको डिस्कवर किया गया, रेडियो टेलीस्कोप्स को बनाया गया, ये इन फायर लाइट्स को भी जो है वो क्या कर सकती हैं, डिटेक्ट कर सकती हैं। तो जो एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है वो बहुत बड़े बड़े पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड जो हमारा फ्रंटियर है, सेकंड फ्रंटियर है हमारा स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी जो है वो हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर इसकी बात करें तो हमारे पास जो हम किस चीज़ से बने हैं, हम मैटर से बने हैं, और मैटर का जो एक फंडामेंटल चीज़ है वो क्या है, एटम है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एटम से ज़्यादा, एटम से जो है वो आप कहें कि छोटी चीज़ तो और कोई भी नहीं है, हो सकती हैं, तो वो क्या है, एटम के अंदर ही मौजूद जो है वो चीज़ें हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेसॉन्स वगैरह की स्टडी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी का नाम जो है वो हम कहते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी। और साइंस जो है वो इन चीज़ों की भी स्टडी कर सकती है। तो ये भी साइंस के फ्रंटियर्स में है, यानी साइंस की बाउंड्रीज़ के अंदर जो है वो आ जाती है। जो थर्ड पैरामीटर हमारे पास आता है वो है
स्टडी ऑफ मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स की स्टडी मतलब वो चीज़ें जो कि एटम से बड़ी हैं लेकिन यूनिवर्स से छोटी हैं। तो एटम से बड़ी चीज़ क्या होगी? एक मॉलिक्यूल है। और यूनिवर्स से छोटी चीज़ क्या होगी? एक अर्थ है। तो एक मॉलिक्यूल से लेके अर्थ तक की स्टडी के अंदर जितनी भी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, हम साइंस के ज़रिए उन तमाम चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड फ्रंटियर था, स्टडी ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स या फिर स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर्स। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी टॉपिक में जो हमने कंटिन्यू करना है वो है ब्रांचेस। हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की जो है वो बहुत सी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम अपनी इस बुक के लिहाज से कुछ खास जो हैं वो ब्रांचेस को जो है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो उनके अंदर जो है वो हमारे पास क्या क्या आ रही हैं। नंबर 1 जो आ जाती है वो है हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स। नंबर 2 इज़ पार्टिकल फिज़िक्स। नंबर 3 जो है वो हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। और लास्ट वन जो हमारे पास है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो इन सब को हम जो है वो 1 बाय 1 यहाँ पे जो है वो स्टडी करते हैं। अब ये तो हैं हमारे पास फिज़िक्स की स्पेशल ब्रांचेस। ठीक है, इनको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताती जाऊँ कि फ़िज़िक्स को जो है बेसिकली हार्ट ऑफ साइंस कहा जाता है। यानी ये तमाम साइंसेस का जो है वो मास्टर जो है वो फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स का कम्बिनेशन साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी स्टडी किया जाता है। अगर हम इन कम्बिनेशंस की बात करें, कम्बिनेशंस की या ओवरलैपिंग्स की बात करें, तो उसमें क्या आ जाती हैं हमारे पास? फिज़िक्स को कंबाइन कर दें साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ तो बायोफिज़िक्स है। अब बायो और फिज़िक्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो इसकी स्टडी का नाम है बायोफिज़िक्स। लाइक हमारे जो मसल्स हैं वो अगर हम उनको स्ट्रेच करें तो उनमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, उनमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम फिज़िक्स की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह फिज़िकल केमिस्ट्री है जिसमें हम केमिस्ट्री को और फिज़िक्स को मिला देते हैं। लाइक अगर कोई जो है वो केमिकल रिएक्शन हुआ है तो केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना कि एक केमिकल रिएक्शन जो हुआ है उसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, क्या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, उसकी जो है वो टोटल एनर्जी कितनी थी, उसके अंदर जो बॉन्ड्स फॉर्म हुए उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है। तो इन तमाम पैरामीटर्स को देखने के लिए हम फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब भी कोई रिएक्शन होता है और उससे जो प्रोडक्ट बनता है तो हम उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स भी जान सकते हैं। तो इससे भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री से डील करते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास कुछ और ब्रांचेस हैं जैसे एस्ट्रोफिज़िक्स है जिसमें हम फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी को जो है वो कंबाइन करके स्टडी कर सकते हैं। तो फिज़िक्स जो है बेसिकली हर जगह पे एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अब हम आते हैं अपनी मेन ब्रांचेस की तरफ। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब न्यूक्लियर फिज़िक्स नाम से ही क्या पता चल रहा है, न्यूक्लियर फिज़िक्स इज़ अ स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की स्टडी का नाम जो है वो क्या है हमारे पास? न्यूक्लियर फिज़िक्स है। अब न्यूक्लियस क्या होता है? एटम के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के राउंड अबाउट घूम रहा होता है और एक वो चीज़ जो कि बिल्कुल स्टेशनरी होती है और इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की स्टडी का नाम है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियस के अंदर आ जाती हैं 2 चीज़ें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के स्ट्रक्चर को देखना, एक न्यूक्लियस को देखना उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक न्यूक्लियस की जो है वो टोटल एनर्जी कितनी है, किस तरह से जो है वो तमाम चीज़ों को अपने अंदर मैनेज करता है, इन तमाम चीज़ों की स्टडी आती है न्यूक्लियर फिज़िक्स में। इसके अलावा अगर आप ये बात जो है वो कंसिडर करें कि हम 2 हमारे पास न्यूक्लियस हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनको हमने मिला दिया तो क्या होगा? उसके रिज़ल्ट में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिंपली न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसको भी हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंडर ही स्टडी करते हैं। उसके अलावा अगर आप एक और एग्जांपल लें कि आपके पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसे ये है, अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करके 2 पार्ट्स में तोड़ दें तो क्या होगा? एक छोटा न्यूक्लियस ये बनेगा, एक छोटा सा न्यूक्लियस ये बन जाएगा। तो इस स्टडी का नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन।
इस चीज़ को भी हम जो है वो किस में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड ब्रांच की तरफ, और सेकेंड ब्रांच है हमारी पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स बेसिकली क्या है? पार्टिकल फिजिक्स है अल्टीमेट पार्टिकल्स की स्टडी, अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? आखिरी, ठीक है, यानी मैटर्स के ऐसे पार्टिकल जो कि आखिर तरीन पार्टिकल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल है, जिनको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, जिनका अंदर का स्ट्रक्चर अभी तक नहीं देखा गया, तो ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी का नाम है पार्टिकल फिजिक्स। अब अगर इसकी एग्जांपल आप कंसिडर करें तो हम क्या लेते हैं, आपके पास एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर आज तक किसी ने देखा है? नहीं देखा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक अल्टीमेट पार्टिकल है, इसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी का नाम भी पार्टिकल फिजिक्स है। सेम इसी तरह जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नॉन है, जो कि कंसिडर किया जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। इसी तरह जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो भी अल्टीमेट पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि वो भी एक तीसरे पार्टिकल जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं उनसे मिलके बने होते हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें तो इलेक्ट्रॉन्स भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं या अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं, और जो क्वार्क्स हैं वो भी क्या है, हमारे पास अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं। तो इस टाइप के पार्टिकल्स की स्टडी का नाम है पार्टिकल फिजिक्स। थर्ड ब्रांच की तरफ आते हैं। यहाँ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे कि सॉलिड क्या होता है, ठीक है। लाइक सॉलिड का आपको पता होगा, सॉलिड एक ऐसा मटेरियल है जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो बहुत सिंपली हम ये ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को चले हम बाद में डिस्कस करते हैं। यानी सॉलिड्स ऐसी जो हैं वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें एटम्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। तो सॉलिड की स्टडी, अब सॉलिड की स्टडी में तीन चीज़ें आ जाती हैं। सॉलिड तीन टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स, और लास्ट हमारे पास होते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आती है। उसके अलावा देखना कि एक सॉलिड मटेरियल को अगर हम बैटरी प्रोवाइड कर दें, यानी उसको पोटेंशियल सप्लाई लगा दें, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितना फ्लो करेंगे, कितना करंट प्रोड्यूस करेंगे, उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ये तमाम चीज़ें हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आ जाती है। जिसमें हम साथ ही साथ बॉन्ड लेंथ्स को भी डिस्कस करते हैं कि कोई अगर हमारे पास जो है वो बॉन्ड एनर्जीज़ को कि दो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स के दरमियान अगर बॉन्ड बना है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। इसके अलावा इसमें कंडक्टिविटी को डिस्कस किया जाता है। तो तमाम फिनोमेनास हमारे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है लास्ट हम जो ब्रांच यहाँ डिस्कस करेंगे वो है हमारी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है, आप एज्यूम करें कि हमारे पास एक गाड़ी है जो कि सीधी एक रॉड पे मूव कर रही है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है डेट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इसी गाड़ी को उठा के जो है वो मैं ले जाऊँ स्पेस में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेस में हर चीज़ जो है वो मूव करती है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है जब ये गाड़ी स्पेस में चली जाएगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो अप्रोच कर जाएगी किसको, स्पीड ऑफ लाइट को। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज़ के मोशन को स्टडी करते हैं कि अगर बॉडीज़ को स्पेस में लेकर जाया जाए तो उनकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाती है। तो यहाँ पे हमारी ब्रांचेस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब एक लास्ट जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि फ़िज़िक्स जो है बेसिकली हमारी डेली लाइफ में हर जगह पर जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। इंजीनियरिंग प्रोसेस में हम फ़िज़िक्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे घर के अंदर मौजूद हर जगह पर जो है वो हम फ़िज़िक्स को देख सकते हैं। एसीज़
हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, उसके अलावा हमारे फैंस हैं, मोटर्स हैं, ये तमाम फिज़िक्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उसके अलावा हम आसमान को देखें तो आसमान पे बनने वाले जो बादल हैं, क्लाउड फॉर्मेशन के पीछे भी फ़िज़िक्स की रीज़न है। ज़मीन के अंदर जो एक लावा मौजूद होता है उसके पीछे भी तमाम फ़िज़िक्स की रीज़न्स मौजूद हैं। तो फ़िज़िक्स इन शॉर्ट दुनिया के हर जगह पे जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। फ़िज़िक्स का अब हम देखते हैं फ़िज़िक्स का डेली लाइफ में क्या रोल है। ठीक है, तो इसके लिए दो बॉडीज़ हमने कंसिडर कर ली, एक हमने बॉल यहाँ रखा और एक बॉल यहाँ पे रखा। अब अगर ये चीज़ आपसे पूछी जाए कि दोनों बॉडीज़ में से किस बॉडी के अलॉन्ग जो बॉल है वो पहले यहाँ पहुँचेगा, तो तकरीबन 80% लोग तो यही जवाब देंगे कि जो स्ट्रेट लाइन बॉडी है इसके थ्रू बॉल जो वो जल्दी नीचे पहुँच जाएगा, जबकि ये आंसर गलत है। वजह क्या है कि यहाँ पर जब बॉल नीचे आएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। जब भी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन मिनिमम आती है। सेम इसी तरह जब यहाँ से वेलोसिटी नीचे जाएगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। ये प्रिंसिपल बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है हमारे रोलर कोस्टर्स हैं या फिर फ्री फॉल झूले जो होते हैं उनके अंदर, कि जो ट्रैक्स बनाए जाते हैं जिन पे हमारी ट्रेन्स वगैरह झूलों की मूव कर रही होती हैं, तो वो ट्रैक्स इस तरह के होते हैं ताकि ट्रेन्स बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करें। तो ये एक डेली लाइफ में फ़िज़िक्स का एडवांटेज था। अब फिज़िक्स के एक एडवांटेज को हम स्टडी कर लेते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में फ़िज़िक्स किस तरह इस्तेमाल होती है। तो आपको पता है कि जो हमारा मदरबोर्ड होता है जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, बेसिकली ये सिलिकॉन चिप्स से बना होता है। सिलिकॉन चिप्स, ये जो सिलिकॉन चिप्स होती हैं ये सैंड मटेरियल होता है। ठीक है, और सैंड की स्टडी जो है वो हमें बताती है कि सैंड एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसका मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर्स को हम स्टडी करते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी हमें जो है वो फ़िज़िक्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स टॉपिक नंबर 1.1 चैप्टर नंबर 1 का, और इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया।